Friends, today we are going to discuss current affairs 2023. This is a part 2. हम लोग फरवरी महीना का जो इम्पोर्टेंट MCQ है एज ए करंट अफेयर्स के रूप में उसको देखेंगे। पार्ट 1 हमने डिस्कस कर चुका है, उसी का पार्ट 2 है ये। तो पार्ट 1 ज़रूर देखें और पार्ट 2 को भी देखने की कोशिश करें। तो पार्ट 2 में देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसकी बात हम लोग आज करेंगे। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने पार्ट 1 में डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग पार्ट 2 में डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है कि 2023 कैंसर दिवस का विषय क्या था। 2023 का कैंसर दिवस का विषय क्या था। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये कब मनाया जाता है कैंसर दिवस। तो हम जानते हैं कि कैंसर दिवस हर एक साल 4 फरवरी को मनाया जाता है। कितना फरवरी को? 4 फरवरी को मनाया जाता है। 4 फरवरी को मनाया जाता है। लोगों के बीच कैंसर के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। इसका इस वर्ष का थीम क्या था? कोई भी दिवस जो होता है वो थीम पर बेस्ड होता है। तो इस वर्ष का जो थीम था वही बोल रहा है कि विषय क्या था। थीम का मतलब विषय क्या था। तो आपका विषय था डी नंबर, क्लोज द केयर गैप। केयर गैप को बंद करने के लिए इस कैंसर दिवस को थीम रखा गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं। कह रहा है कि हाल ही में भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने। यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि विश्व का यानी भारत में हु हैज़ द रिसेंटली बिकम द 18th ग्रैंड मास्टर फ्रॉम इंडिया। तो हम जान रहे हैं इनका नाम है विघ्नेश एनआर। विघ्नेश एनआर जो हैं यही 80वें ग्रैंड मास्टर भारत के बने हैं। अभी तक 80 ग्रैंड मास्टर बने हैं, जिसमें से 29 जो है तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। ठीक है। तो हाल ही में भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो विघ्नेश एनआर बने हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर कह रहा है कि 2023 में सलमान रुशिदी ने कौन सी किताब लिखी है। तो हम जान रहे हैं कि रुशिदी ने एक किताब लिखा है विक्ट्री सिटी। विक्ट्री सिटी। अब थोड़ा सा इसके बारे में जानें, इस बुक के बारे में। तो इस बुक में 14वीं शताब्दी की एक महिला की महाकाव्य कहानी है जो एक शहर पर शासन करने के लिए दुनिया को चुनौती देती है। सलमान रुश्दी के और इम्पोर्टेंट बुक हैं जो स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, जैसे मिडनाइट्स चिल्ड्रन 1981, शालीमार द क्लाउन 2005 में पब्लिश्ड हुआ था। जैसे हम लोग देख चुके हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि मिडनाइट्स चिल्ड्रन जो है ये आपका सलमान रुश्दी का बुक लिखा हुआ है। ये 1981 में पब्लिश्ड हुआ था। दूसरा है इनका बुक शालीमार द क्लाउन 2005 में लिखा गया था। और तीसरा जो बुक था इनका द गोल्डन हाउस 2017 में लिखा गया था। और 2023 में जो लेटेस्ट बुक इनका आया है उसका नाम है विक्ट्री सिटी। और विक्ट्री सिटी में एक महिला की महाकाव्य कहानी है जो 14वीं शताब्दी के बारे में बता रहा है। वो महिला जो है एक शहर पर शासन करने के लिए दुनिया को चुनौती देती है। ठीक है। तो 2023 में सलमान रुश्दी की कौन सी किताब लिखी है? कौन सी? तो उसका नाम है विक्ट्री सिटी। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार किसने जीता। ठीक है। यानी कहने का मतलब यह है कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड जो है किस एक्ट्रेस को मिला। तो इसमें आलिया भट्ट को मिला है। कौन? किस अभिनेत्री को मिला है? आलिया भट्ट को। तो आलिया भट्ट को किस फिल्म के लिए मिला है भाई सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार? तो गंगूबाई कठियावाड़ी के लिए मिला है। गंगूबाई कठियावाड़ी के लिए इसको अवार्ड मिला है। जब हम दादा साहेब फुल्के पुरस्कार की बात करते हैं तो इसमें इम्पोर्टेंट अवार्ड की भी बात करते हैं। सबसे पहले वेस्ट फिल्म की बात करते हैं। तो वेस्ट फिल्म जो है मिला है वेस्ट फिल्म द कश्मीर फाइल्स को मिला है। वेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। फिल्म ऑफ द ईयर आरआर को मिला है। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड जो है फाल्के पुरस्कार किसको मिला है? आलिया भट्ट को मिला है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता
का अवार्ड जो है किसको मिला है, रणवीर कपूर को मिला है। ठीक है, कहाँ मिला है, तो दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ, ये 4 जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है उसको दिया गया है। आपको ये बता दें कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है भारत का फिल्म जगत में दिए जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, 2022 में कुछ पुरस्कार अलग अलग फिल्म के लिए भी पुरस्कार मिला था जो यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। 15 कह रहा है कि विश्व का सबसे पुराना रन स्टोन कहाँ से प्राप्त हुआ है, ओल्डेस्ट रन स्टोन। ये क्या है, रन स्टोन का मतलब होता है शिलालेख, तो ये नॉर्वे से प्राप्त हुआ है। कहाँ से, नॉर्वे से, नॉर्वे से। ठीक है, यह शिलालेख, दावा किया गया है इस शिलालेख के कि दुनिया का सबसे पुराना रन स्टोन है। यह शिलालेख 2000 वर्ष पुराना माना जा रहा है। ठीक है, और ये कहाँ से मिला है, तो नॉर्वे से मिला है। क्वेश्चन नंबर 16 लेते हैं। कह रहा है कि यात्सो झील किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है जिसे जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। कह रहा है कि यात्सो झील जो है वो कहाँ पर है, तो हम जान रहे हैं कि यह लद्दाख में है। कहाँ है, लद्दाख में है। यह झील जो है 4820 मीटर की ऊंचाई पर है। यह झील है जिसे पंछियों के लिए, यह झील जो है पंछियों के लिए स्वर्ग के रूप में माना जाता है। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं पिक्चर में, ये झील के बारे में है। ठीक है, ये पंछियों के लिए स्वर्ग के रूप में जाना जाता है। हाल ही में जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। किसको, लद्दाख। किस झील को, तो यात्सो झील को। ये कहाँ पर है, तो लद्दाख में है। यह झील भारत की काली गर्दन वाली सारस के प्रजनन के लिए उच्चतम स्थान माना जाता है। जैव विविधता विरासत स्थल घोषित तब किया जाता है जिसमें मतलब विभिन्न प्रकार के स्पीसीज पाए जाते हो, इंडेंजर्ड स्पीसीज की बात हो या रेयर स्पीसीज की बात हो या वेजिटेशन की बात हो नियर अबाउट, तभी उसको हम क्या करते हैं, जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में उसको घोषित किया जाता है, अन्यथा नहीं किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 लेते हैं। 17 में कह रहा है कि 76वें वाफ्टा अवार्ड में बेस्ट फिल्म का खिताब किसने जीता। तो हम जान रहे हैं कि उसमें आंसर है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें किस बेस्ट फिल्म का खिताब जीता, तो उस फिल्म का नाम है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 लेते हैं। भारतीय संसद के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है, तो इसका आंसर होगा TK रंगराजन को। किसको, TK रंगराजन को। TK रंगराजन जो है इस साल 13 सदस्यों तथा 2 संसदीय समिति को भी संसद रत्न पुरस्कार भी दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 लेते हैं। नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं, तो हम जान रहे हैं कि नए नीति आयोग के CEO जो बने हैं सुब्रमण्यम परमेश्वरन अय्यर बने हैं। सुब्रमण्यम परमेश्वरन अय्यर बने हैं। ठीक है, इनके पुराना जो थे COE नीति आयोग के, वो उनका नाम था अमिताभ कांत। उन्हीं का ये जगह लेंगे और ये 30 जून को अपना पद ग्रहण संभालेंगे, पद संभालेंगे 30 जून को, यानी अमिताभ कांत का 30 जून का जो है कार्यकाल समाप्त होगा और उसी दिन ये पद संभालेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 20 ले रहे हैं। रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब किसने जीता, तो हम जान रहे हैं कि सौराष्ट्र ने जीता। किसने जीता, सौराष्ट्र ने दूसरी बार अपने नाम रणजी ट्रॉफी किया है। ठीक है, सौराष्ट्र ने दूसरी बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन हम लोग 21 लेते हैं। कह रहा है कि यूट्यूब के नए COE कौन बने, तो हम जान रहे हैं कि यूट्यूब का नए COE जो हैं भारत के रहने वाले हैं, भारत मूल के निवासी हैं ये, और उनका नाम है नील मोहन। नील मोहन जो है नए यूट्यूब के COE बनाए गए हैं। ठीक है, लेकिन इससे पहले ये यूट्यूब के CPO थे। CPO थे, ये CPO थे, ये यही है आपका नील मोहन।
क्वेश्चन नंबर 22 लेते हैं, राज्यपाल के संदर्भ में इनमें से सही कथन क्या है। तो कह रहा है कि ये जो तीनों जो ऑप्शन है ये तीनों सही है राज्यपाल के रूप में। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 13 राज्य के राज्यपालों को बदली किया है। ठीक है, बदली किया है। जैसे आप देख चुके हैं, यहाँ देख रहे हैं कि राज्यपाल और एलजी का बदलाव किया गया है। जो अभी प्रेजेंट में रमेश बैस जो है महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा लद्दाख के एलजी हैं, लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य सिक्किम के राज्यपाल हैं, सीपी राधाकृष्णन झारखंड के हैं, गुलाब चंद कटारिया असम के राज्यपाल हैं, शिव प्रताप शुक्ला हिमाचल प्रदेश के हैं, एस अब्दुल नजीर आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं, विश्वाभूषण छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उड़के मणिपुर के राज्यपाल बनाए गए हैं। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 लेते हैं, नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता। तो हम जान रहे हैं कि इसका आंसर होगा आईटीबीपी ने जीता। हाल ही में यह हॉकी चैंपियनशिप लद्दाख में आयोजित किया गया था, जिसमें से आईटीबीपी के खिलाड़ियों ने इस खिताब को जीता है, यानी नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसको मिला, तो आईटीबीपी को मिला। राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 लेते हैं, किसके सम्मान में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। कह रहा है कि किसके सम्मान में, तो हम जान रहे हैं कि चंद्रशेखर वेंकट रमन के सम्मान में। ठीक है, ये बहुत प्रतिष्ठित आपका वैज्ञानिक थे। यह हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। कितना फरवरी को, 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, इस दिवस का इस बार का थीम क्या था, आखिर क्यों मनाया गया था, किस थीम पर बेस्ड था। तो इस थीम का बेस्ड था, जो विषय था, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग, यानी वैश्विक भलाई के लिए वैश्विक विज्ञान के रूप में इसका थीम रखा गया था। और चंद्रशेखर वेंकट रमन के नाम पर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है हर एक साल 28 फरवरी को। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 लेते हैं। 25 में क्या कह रहा है कि यूनिसेफ इंडिया ने इनमें से अभिनेता को अपना नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया है। कह रहा है कि ये 4 ऑप्शन जो दिया है, यूनिसेफ ने अपना नेशनल एम्बेसडर किसको बनाया है, यूनिसेफ ने। तो हम जान रहे हैं कि यूनिसेफ का जो नेशनल एम्बेसडर बनाए गए हैं उनका नाम है आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना को यूनिसेफ इंडिया ने नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया है, अपॉइंट किया है। अब बात थोड़ा सा कर लें कि यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ऑलरेडी वी नो दैट, जानते हैं हम लोग कि यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि ये अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस जो है वर्ष 2000 से मनाया जाता है। कब से मनाया जा रहा है, तो 2000 से, वर्ष 2000 से। ये हर एक वर्ष मतलब 2000 के बाद 21 फरवरी को ये मनाया जाता है। कितना तारीख को, 21 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिवस की घोषणा यूनेस्को ने 1999 में की थी। ठीक है, इस दिवस की घोषणा अनाउंस कौन किया था, यूनेस्को ने किया था। कब किया था, तो 1999 में, यानी 1999 में की थी। और वर्ष 2000 से पूरे दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाए जाने लगा। ये क्यों मनाया जाता है, तो ये भाषाई संस्कृति विविधता के जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 लेते हैं। कह रहा है कि हाल ही में भारत के नए डीसीजीआई ड्रग कंट्रोलर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो हम जान रहे हैं कि इसका आंसर होगा राजीव सिंह रघुवंशी। कह रहा है कि डीसीजीआई का मतलब है कि, ठीक है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है,
ये राजीव सिंह रघुवंशी को बनाया गया है। यह भारत सरकार के केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन विभाग के प्रमुख होते हैं। कौन? DCGI। यह संगठन देश के दवाओं तथा चिकित्सा उपकरणों के गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए इनको काम दिया जाता है कि आप जो चिकित्सा उपकरण है, जो दवाएं का गुणवत्ता है, उसको सुनिश्चित करें कि ये सही है कि नहीं समाज के लिए। ठीक है, मेडिकल। DCGI भारत में दवाइयों का निर्माण, उतना ही काम नहीं है इनका, और देख लीजिए DCGI का और क्या काम है। तो भारत में जो दवाई मेडिसिन बन रहा है उसका निर्माण करना, उनके बिक्री को देखना, आयात कहाँ से किया जाएगा, उनके वितरण कैसे किया जाएगा, स्टैंडर्ड यानी मानक को सेट करने का काम इन्हीं के हाथों में दिया जाता है। और वो कौन है? तो राजीव सिंह रघुवंशी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 लेते हैं। किसे संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हम जान रहे हैं कि इसका आंसर होगा रुचिरा कंबोज को। रुचिरा कंबोज को नियुक्त किया गया है। रुचिरा कंबोज को 62वें सत्र के अध्यक्षता के लिए चुना गया है, यानी यूएन सोशल डेवलपमेंट कमीशन के चेयरमैन बनाया गया है। किसको बनाया गया है? तो रुचिरा कंबोज को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 लेते हैं। 29 भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं? कह रहा है कि भारत में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश, दोनों देखिए ऑप्शन यहाँ ऑब्लिक देकर दिया है कि भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं? तो इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर में मिले हैं इसका भंडार। किसका भंडार मिले हैं भाई? तो लिथियम का भंडार मिले हैं। इसका लगभग कैपेसिटी है 59 लाख टन, यानी 59 लाख टन लिथियम का भंडार मिला है। कहाँ मिला है? तो जम्मू कश्मीर में मिला है। भारत में लिथियम का ये पहला साइट है, ये पहला भंडार है। इसकी पहचान कौन किया? तो GSI ने किया। GSI कौन है? तो ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसकी पहचान की। और वो जम्मू कश्मीर में कहाँ मिला है? तो जम्मू कश्मीर के रियासी में किया गया है। रियासी एक जगह है, कहाँ का? जम्मू कश्मीर का। वहीं पर लिथियम का भंडार मिला है। लिथियम को व्हाइट गोल्ड के भी नाम से जाना जाता है। लिथियम को किस नाम से जाना जाता है? तो व्हाइट गोल्ड के भी नाम से जाना जाता है। यह नॉन फेरस मेटल होता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है लिथियम का? तो मोबाइल में यूज किया जाता है, लैपटॉप में यूज किया जाता है, व्हीकल्स में किया जाता है, बहुत सारे चार्जेबल बैटरी बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। अब ये जान जाए कि विश्व में सबसे ज़्यादा लिथियम का भंडार कहाँ पर है, स्टॉक कहाँ पर है। ठीक है, स्टॉक कहाँ पर है? तो सबसे ज़्यादा बिलोविया जो है, बिलोविया के पास है। 21 मिलियन टन का भंडार है लिथियम का। कहाँ? बिलोविया में। दूसरे स्थान पर कौन है? अर्जेंटीना। वहाँ कितने भंडार हैं भाई? तो 17 मिलियन टन भंडार है। किस चीज़ का? लिथियम का। और तीसरे स्थान पर चिली है, 9 मिलियन टन का लिथियम का भंडार है। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ कि भारत के किस जगह पर लिथियम का भंडार मिले हैं? तो जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में वो कौन सा जगह है? तो रियासी एक जगह है, वहां पर मिला है। कितने स्टॉक है इनके? तो 59 लाख टन भंडार मिले हैं। ये भारत के लिए बहुत पॉजिटिव माना जा रहा है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं कि कह रहा है कि दिल्ली के मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो हम जान रहे हैं कि दिल्ली का मुगल गार्डन जो है उसका नाम बदलकर, ठीक है, अमृत उद्यान का नाम रख दिया गया है। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि नरेंद्र मोदी सरकार मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान रख दिया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के मद्देनजर रखते हुए इसका नाम चेंज किया गया है। उतना ही नहीं, सरकार ने राजपथ का भी नाम बदल दिया है। राजपथ का नाम जो है वो कर्तव्य पथ कर दिया है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट आपको बहुत अच्छे ढंग से इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और नोटिफिकेशन को ऑन रखें।
जो भी मेरा वीडियो नए आएंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसलिए आई रिक्वेस्ट टू ऑल, प्लीज़ नोटिफिकेशन को ऑन रखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो एंड notification should be on. Thank you.